बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे हमने जो है रोमेटोलॉजी जो हमारा चैप्टर 12 इसको हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस रोमेटॉइड को बहुत डिटेल में देख लिया था। उसके बाद हमने सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस को देखा था। ठीक है, सीरोनेगेटिव का मैंने मतलब बताया था, जो रोमेटोइड फैक्टर की एब्सेंस को शो करता है तो सीरोनेगेटिव कहते हैं। उसका क्या लिंक है रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, बहुत डिटेल में हमने 1 बाय 1 सब पढ़ा था। पहले मैंने कॉमन फीचर्स बता दिए थे, ठीक है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन बता दी थी, ठीक है, नाम से मैंने डिफ्रेंशिएट भी करवा दिया था कि किस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। सो वो सब मैंने बता दिया है, ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है क्या, वो आपका है क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थराइटिस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गाउट, ठीक है। ज़रा मैं इसको साइड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या है गाउट, हाँ, एक जो है ये क्रिस्टल डिपोजिशन डिसीज़ है, ठीक है। और ये इसमें डिपोजिशन कौन से क्रिस्टल की होती है ये आपको पता होना चाहिए, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, जॉइंट में होती है और दूसरे टिश्यूज़ में होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है इन मैन में, ठीक है। तो मेन में जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो आपका गाउट है। अब देखो वो जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस था वो भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस था, लेकिन वो ऑटो इम्यून डिसीज़ था। उसमें एंटीबॉडी आपको प्रेजेंस मिल रही थी रोमेटॉइड में ना, रोमेटॉइड फैक्टर मिल रहा था, ठीक है। वहाँ पे रोमेटॉइड नोड्यूल्स मिल रहे थे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। जबकि यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है वो किस वजह से है, वो डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल की वजह से, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की वजह से। तो बेटे ये जो मैं हर जगह डिफरेंस करके बता रही हूँ ना, इस वजह से ताकि पीछे आपको ने जो पढ़ा है वो रिकॉल होता जाए, क्योंकि सिनेरियो में यही आता है, छोटी छोटी चीज़ से ना आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और फिर डायग्नोज कर सकते हो कि भाई कौन सा हमारा ऑप्शन है, ठीक है। ये मतलब पेशेंट को कौन सी बीमारी है, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आपको देती है। अच्छा, इसके अलावा कॉजेज़ क्या है इसका, प्राइमरी गाउट, एक गाउट का ना जो कॉजेज़ है, एक प्राइमरी गाउट है, एक सेकेंडरी गाउट है। प्राइमरी गाउट 90% केसेस में होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी गाउट होता है 10% केस। अब प्राइमरी में क्या है कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया, लाइक यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो रही है, इस वजह से वो क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रही है, उसकी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की एक्युमुलेशन हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है। तो ये कॉज हो सकता है। 90% केसेज में प्राइमरी गाउट एडियोपैथिक होता है, मतलब पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है। 10% केसेस में ये होता है कि जो इंजाइम डिफिशियंसीज की वजह से होता है। वो इंजाइम डिफिशियंसी क्या है, HAGPRT, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोजेंटीन गॉनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। सेकेंडरी गाउट में क्या होता है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है या अंडर एक्सक्रीशन हो रही है, मतलब रीनल जो है ना, रीनल जो सिस्टम है, आपकी जो किडनी है वो उसको का सिक्रीट नहीं कर पा रही बॉडी से, तो इस वजह से वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है, उसकी एक्युमुलेशन हो रही है, ठीक है। तो सेकेंडरी में या तो ओवर प्रोडक्शन है या अंडर एक्सक्रीशन है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, या रीनल फंक्शन कम हो गया है। और दूसरा ड्रग्स भी, जो ड्रग्स होती है वो भी एक्सक्रीशन को कम कर देती है, लाइक डाययूरेटिक जो आप लेते हो, ठीक है। और पाइराज़िनामाइड, सैलिसाइलेट, जो टीबी के ड्रग्स है, तम्बिटोल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट जो आप हाइपरटेंसिव पेशेंट भी लेता है, या हमें एडिमा के केसेस फ्लूइड को बॉडी से रिड्यूस करने के लिए जो देते हैं डायरेटिक्स, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए कि ये यूरिक एसिड के अंडर एक्सक्रीशन कर देता है, जिसको सेकेंडरी गाउट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो कॉजेज़ थे। इसके अलावा रिस्क फैक्टर क्या है कि एजिंग हो सकती है, आफ्टर 30 ईयर आपको मतलब देखा जा सकता है पेशेंट में, मेल डोमिनेंट होता है। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिक यहाँ मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से भी हो जाता है। तो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, हैवी अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराबी है कोई, या बहुत ज़्यादा रेड मीट और फ्रक्टोज का कोई यूज़ कर रहा है, या अपनी डाइट में जो है विटामिन C बहुत कम ले रहा है, ठीक है। या सर्टेन गाउट ये होता है कि लेड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया क्या है कि अगर प्लाज्मा यूरेट लेवल मोर देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो गया है तो ये हाइपर यूरेसीमिया का केस है, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया में यही है कि यूरिक एसिड जो है ना मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये आपके रिस्क फैक्टर है जो कि आपने बस एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। इसको बस एक दफ़ा पढ़ लेना है, कॉजेज़ को एक दफ़ा पढ़ लेना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो वो फिर आपने नोट कर लेनी है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। अब क्लिनिकल कोर्स में एक एक्यूट गाउट है और दूसरा आपका क्या है, क्रॉनिक गाउट है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगी आपको, ठीक है। देखो एक्यूट गाउट में ना ये याद रख लो, गाउट है ना तो आप समझो कि गोट, बकरी के पाँव का अंगूठा, बकरी के पाँव का अंगूठा, मतलब एक्यूट गाउट में ना मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस आपको मिलता है, ठीक है। मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस और
इसमें मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस किस में, जो फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट है, मतलब आपका जो अंगूठा है ना, पैर का जो अंगूठा है, जो बिग टो है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है मोनोआर्ट, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, पोडाग्रा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बकरी के पाँव का अंगूठा है एक्यूट गाउट में, बस अपने ये ट्रिक याद रखनी है। बकरी के पाँव का अंगूठा मतलब क्या, पोटाग्रा में कौन सा जॉइंट होगा, फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, ठीक है बेटे। और मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस, अच्छा, इसमें एक्यूट गाउट में ये। और बाकी मैंने आपको ना एक स्टार्ट में एक चार्ट दिखाया था जिसमें हमने देखा था कि ये याद होगा, मैंने फर्स्ट उसमें दिखाया था कि मोनो आर्थराइटिस में आपको ना सेप्टिक आर्थराइटिस भी मिल सकता है, इन्फ्लेमेटरी में गाउट भी मिल सकता है, सूडो गाउट। देखो गाउट आ रहा है ना मोनोआर्थराइटिस में, और ये मोनोआर्थराइटिस में जो गाउट आ रहा है, तो अभी मैं आपको मोनोआर्थराइटिस मैंने बताया है ना कि पोडाग्रा एक्यूट गाउट में फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट। तो देखो ये इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले से आपको बता दिया। अभी मैंने आपको गाउट का यहाँ से मतलब जब पढ़ा रही हूँ तो आपको पता चल गया कि अच्छा इस वजह से मैम ने हमें मोनोआर्थराइटिस में गाउट का बताया था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कॉज है गाउट में आता है, वो हमने देख लिया पोडाग्रा की सूरत में मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट की। तो ठीक है, एक बात तो मैंने साबित कर दी। अब जैसे मैं सेप्टिक आर्थराइटिस पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आपको बताऊँगी। ये जो है ना सिनेरियो आते हैं, आपके पेशेंट आया है ए मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट का, उसमें ये हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आपको सेप्टिक में मिल सकता है, गाउट में, सूडो गाउट में, एक्यूट में, और क्रॉनिक में क्या मिल सकता है, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो वन बाय वन जब मैं पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा आपको मज़ीद वो होगा, ठीक है, मतलब पता चलेगा। बस ये है, ठीक है। तो इसमें बस ये चीज़ याद रखनी है इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो ये कि एक्सक्रूशन पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पेन होता है, लोकलाइज वर्म और ये टेंडरनेस, ये सब चीज़ें तो मिलेगी ना आपको। अच्छा, प्रेसिपिटेंट एक्यूट अटैक के क्या हो सकते हैं कि सडन चेंज हो गया यूरिक एसिड लेवल के, कि बहुत ज़्यादा अचानक इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा डाइटरी प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने लगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मतलब डाइट मीट लेने लगा, सर्जरी, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, मैंने बताया ना कि डिहाइड्रेशन अंडर एक्सक्रीशन में आ रहा था, मेडिकेशन आप ले रहे हो, यूरोट लॉरीथेरेपी, एलोपेरोनॉल अभी मैं आपको बताऊँगी, या वो ले रहे हो, ठीक है। तो बस एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है। जो चीज़ें मतलब एक दफ़ा आपने रीड देना है, और जो चीज़ें मस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है, कि ये आपने याद रखना है। क्रोनिक गाउट में क्या है, आपने टोफाई याद रखना है। टोफाई की फॉर्मेशन हो जाती है क्या है, सॉफ्ट टिश्यू जो अराउंड जॉइंट ना सॉफ्ट टिश्यू होता है वहाँ पे होती है। ये क्या है, पैथोग्नोमिक हॉलमार्क है गाउट का, क्रोनिक गाउट में। और बाकी इसमें ये कहाँ पर मिलता है आपको, फिंगर, रिस्ट, नी और ये टेंडन, पिन्ना में मिलेगा। बस इसमें कुछ याद है। कॉम्प्लिकेशन यही कि हाइपरटेंशन, खुद सोचो क्रिस्टल की डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वो वेसल में होगी तो वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कॉर्निया हार्ट डिसीज भी हो सकती है कि अगर वो कॉर्नी वेसल में जाके वो क्रिस्टल डिपोजिशन हो जाए, थ्रॉम्बस बन जाती है, तो इस वजह से किडनी में यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, ठीक है, स्टोन कॉज कर सकते हैं क्योंकि एक्सक्रीशन तो हो नहीं रही, तो वो बैड वहाँ क्रिस्टल जाके जमा होकर स्टोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूरेट नेफ्रोपैथी इंडस्ट्रियल डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं सब कुछ लिंक करके बता रही हूँ आपको, ताकि आपको रट्टे की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको दिख सकती है इस तरह से। डायग्नोसिस में आप क्या करोगे, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ना, तो आपको क्या मिलेगा, एलिवेटेड ECR, जो कि आपको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के बारे में बताया, WBC काउंट रेज मिलेगा, ESR रेज मिलेगा, एलिवेटेड काउंट, इसका मतलब इन्फ्लेमेटरी के तो ये तो रेज ही मिलेंगे ना। अच्छा, यूरिक एसिड लेवल भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो डायग्नोसिस के लिए काफ़ी नहीं है। आप एक्यूट अटैक में एक तो ये देखोगे हाँ ये रेज है तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। आर्थरोसेंटिसिस करोगे, इसका मतलब जॉइंट एस्पायरेशन जो हम करेंगे, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्यों मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे मोनोसोडियम म्यूरेट क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको पता चल जाएगा जब आप आर्थरोसेंटिसिस करोगे ना, तो उसमें आपको मोनोसोडियम म्यूरेट क्रिस्टल मिल जाएंगे, और WBC काउंट 20,000 से 1 लाख तक आपको मिलेगा, ठीक है। और उसी क्रिस्टल को जब आप माइक्रोस्कोपी करोगे ना, तो वो क्रिस्टल आपको निडल लाइक मिलेंगे, और नेगेटिवली बायफ्रिंज मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। आगे मैं आपको दूसरा क्रिस्टल पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए मेन पॉइंट है। इसके अलावा जो हमने जॉइंट एस्पायरेशन ये की है, उसको हम ग्राम स्टेन भी कर सकते हैं, कल्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि मे बी के इन्फेक्शन को एग्जिस्ट कर गया हो गाउट के साथ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ठीक है, तो आपने क्या देखा गाउट में, मैंने जो मेन चीज़ आपको बताई कि आपने ये याद रखना है कि क्रिस्टल डिपॉजिट डिसीज़ है ये, ठीक है, और कौन से है, मोनोसोडियम म्यूरेट क्रिस्टल है, और ये मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है मेन में, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर प्राइमरी ग्राउंड होता है, सेकेंडरी ग्राउंड होता है, ठीक है। और इसमें एजिंग में आपको ये कि ओबेसिटी, शराब, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या जो बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, हाइपरग्लिसेमिया, जब ये लेवल जो है ना प्लाज्मा यूरेट लेवल इतने बढ़ जाए 7 ग्राम पर डेसिलिटर, तो ये आपको मिल सकता है। एक्यूट गाउट क्या होता है कि बकरी के पाँव का अंगूठा, एक ट्रिक बताई कि बकरी का जो अंगूठा लाइक
गाउट है, लेकिन आप गोट समझ लें कि बकरी के पाँव का अंगूठा। तो इसमें मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस, वो भी कौन सा, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट पोडाक्रा। इसमें बस ये याद रखना है एक्यूट गाउट में, क्रोनिक गाउट में टोफाई याद रखना है, ठीक है, कि ये हॉलमार्क है क्रोनिक गाउट का कि अगर टोफाई मिल रहे हैं, ठीक है। टोफाई क्या होता है, टोफाई जो है ना लार्ज एग्रीगेशन होती है यूरेट क्रिस्टल की, मतलब बहुत ज़्यादा। जब वो एक्यूट, पहले एक्यूट हुआ ना, उसके बाद क्रोनिक, मतलब वो गुजरने के साथ साथ वो जो है ना क्रिस्टल बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन होने के साथ एक बहुत बड़ा बन गया यूरेट क्रिस्टल, लार्ज एग्रीगेशन हो गई, तो उसे टोफाई कह रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और वो कहाँ पे मिलेंगे, बस ये चीज़ें मेन चीज़ मैंने यही छोटी सी, और बाकी ये मैंने लिंक करके बताया कि जब वही क्रिस्टल आपके वेसल्स में जाएंगे तो हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीज, किडनी वहाँ पे स्टोन कर देंगे, नेफ्रोपैथी, इंस्टिट्यूशनल डिपॉजिट होगा, ठीक है। डायग्नोसिस में आपने एक तो ESR आपको इधर से बाद इन्फ्लेमेटरी कॉज है, तो ये तो आपको इलेवेट मिलेगी। आपने साथ आर्थोसेंटेड जॉइंट एस्पायरेशन कर ली मोसवा पे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के साथ आपने उसी क्रिस्टल की क्या कर दी माइक्रोस्कोपी, वहाँ पे आप निडल लाइक मिले और निकली बायोफ्रेंजेड। अभी आगे जो है ना एक दूसरा है, मैं इसका ट्रीटमेंट बाद में बता दूंगी, पहले मैं ये बता दूँ। देखो एक ये है ना कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट डिपोजिशन डिसीज़, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक क्रिस्टल डिपोजिशन डिसीज़ है गाउट की तरह, लेकिन इसमें कौन से क्रिस्टल होते हैं, इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। इसकी डिपोजिशन होती है टेंडन लिगामेंट और इन सब में, ठीक है। तो ये क्रिस्टल, इसमें ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, वहाँ पे क्या था सोडियम यूरेट क्रिस्टल, और यहाँ पे क्या है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल की डिपोजिशन होती है। सेम एडियोपैथिक ये भी है, मेटाबॉलिक इसमें 3H बस याद रख लो कि हीमोक्रोमेटोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और हाइपोमैग्नीशिया, नहीं भी याद रखे तो खैर है, बस ये याद रखो कि इसमें ये क्रिस्टल्स के नाम से ही जाहिर है, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसमें सूडो गाउट होता है। सूडो गाउट मतलब कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस रिसेंबल करता है एक्यूट गाउट, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया ना एक्यूट गाउट के बिग टो होता है, बकरी के पाँव का मोनो आर्टिकुलर मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट में होता है, तो ये उससे रिसेंबल करता है। और लेकिन ये कहाँ पे होता है, ये नी में होता है। मेन जो है ना चीज़ सिनेरियो में ना, वो अगर वो नी का बोले तो ये देखो, ये इसकी जो साइट है ना वो नी है, इसके अलावा एंकल रेस्ट भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइट नी आपने याद रखनी है। बाकी वही कि जब इन्फ्लेमेशन होगी तो रेड टेंडर और ये सारी बनती है तो सब मिलेगा ना, और ये प्रिसिपिटेट आफ्टर, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक कॉमन चीज़ है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, और हाँ, अब मैंने सेम हमने जिस तरह से वहाँ पे गाउट पे किया था सेम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अब गाउट को और सूडो गाउट, इसमें जो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जब हम आर्थोसिंथेसिस करवाएंगे ना कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिसीज़ में हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल रोम्बॉइड शेप मिलेंगी, जबकि वहाँ पे गाउट में हमें निडल शेप मिल रहे थे। वहाँ पे हमें नेगेटिवली बायफ्रेंजेड मिल रहा था, यहाँ पे पॉजिटिवली बायफ्रेंजेड मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो कि मैंने दिखा दिया। तो यही चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट हो भी जाता है। तो इसमें आपने कुछ भी याद रखना नहीं, याद रखना बस इतना याद रखना है कि जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट है ये सूडो गाउट से रिलेटेड है, और सूडो गाउट की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो नी है, और जो गाउट की साइट थी वो क्या थी, बिग टो थी एक्यूट गाउट की। तो ये दोनों में डिफरेंस करके देखो, मैंने यहाँ पे पेंसिल से भी लिख दिया है, तो आप लोग भी अपने पास लिख लें। बाकी इसमें आपने कुछ याद नहीं रखना। हाँ, ये वाली चीज़ याद रखनी है कि जब हम इंस्पायरेशन करवाई, मतलब आर्थोसिंथेसिस जॉइंट एस्पायरेशन में जब हमने उस क्रिस्टल की माइक्रोस्कोपी करवाई तो हमें रोम्बॉइड शेप मिले और पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे गाउट में हमें क्या मिल रहा था, गाउट में हमें निडल और नेगेटिवली बायफ्रेंजेड मिल रहे थे। देखो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं ये तो मैंने इधर ही ख़त्म करवा दिया। बाकी इसमें ट्रीटमेंट वही है कि जॉइंट एस्पायरेशन सिम्पटमेटिक एनसिड दे दो, या इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड दे दो, या कॉल्चिसिन दे दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब मैं इसका भी आपको वो बता देती हूँ ट्रीटमेंट। इसका मैंने गाउट का नहीं बताया था ना, तो गाउट का ट्रीटमेंट देखो पहले तो मैंने डिफ्रेंशिएट करवा दिया। अब मैं ट्रीटमेंट जो बता रही हूँ ना, तो ट्रीटमेंट जिस तरह से मैंने एक दफ़ा आर्थराइटिस में बताया तो सेम उसी की तरह है कि एक्यूट गाउट पे आप पहले एनसिड दे दो। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के बेस्ट इनिशियल थेरेपी यही है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर के तौर पे भी काम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है एनसिड ना, लेकिन इसका साइड का गैस्ट्राइटिस है और ये रीनल इंसफिशिएंसी में इसकी डिक्रीज़ करनी पड़ती है डोज ना। अच्छा, कॉल्चिसिन क्या होता है, ये अल्टरनेटिव होता है, मतलब एनसिड के साथ हम अल्टरनेटिव दे सकते हैं, मतलब एनसिड के अल्टरनेटिव हम ये दे सकते हैं, कॉल्चिसिन ऑरली दे सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली जो है ना न्यूट्रोफिल, उसको ये इनहिबिट करती है, ठीक है। फेकोसाइटोसिस कीमोटैक्सिस से प्रिवेंट करती है कॉल्चिसिन, ठीक है। अच्छा, इसके वो यही याद रखना कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और बोन मैरो सप्रेशन, माइलोपैथी याद है तो ठीक है, एक दफ़ा पढ़ लो बस। स्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है। रूल आउट इन्फेक्शन फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग स्टेरॉइड, ठीक है। पहले आपने इन्फेक्शन कर लें, उसके बाद आपने स्टेरॉइड। अगर 2 जॉइंट या 2 से कम है तो इंट्राआर्टिकुलर दो स्टेरॉइड, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर आपने सिस्टमेटिकली देने हैं, मतलब या तो ओरल दो या IV दो, ठीक है। तो ये चीज़ है।
और ये स्टेरॉइड कब देनी है, जब एनसेड से काम नहीं बने पेशेंट का, मतलब वो स्टिल पेन में रहे, तो आपने ये स्टेरॉइड स्टार्ट करनी है। या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो एनसेड नहीं ले रहा, लाइक उसे रीनल कोई इंसफिशिएंसी, कोई रीनल फेलियर है, हम उसे एनसेड नहीं दे सकते, तो हम उसको स्टेरॉइड देंगे। अगर 2 जॉइंट है या 1 जॉइंट है तो हम इंट्राआर्टिकुलर दे देंगे। अगर 3 है, 4 है, 2 से ज़्यादा है तो सिस्टमिक या ऑरल आईवी दे देंगे। क्रॉनिक में क्या करेंगे, हम उसे बोलेंगे भी आपने प्यूरिन डाइट नहीं लेनी, मीट सी फूड आपने नहीं लेना, अल्कोहल मतलब अगर शराब पी रहे हैं तो इसको अवॉइड करना है। क्रॉनिक में यही कहेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी टोफाई कंडीशन बन गई। क्रॉनिक आउट में टोफाई बताया था ना, हॉलमार्क पे तो याद रखने के लिए। अच्छा, अवॉइड हाइपर यूरेसीमिया प्रोमोट हाइपर यूरेसीमिया प्रोमोटिंग ड्रग थायराइड डायरेटिक्स आपने नहीं लेनी। अगर कोई वो बीपी का पेशेंट है तो वो डायरेटिक्स ले रहा है थायराइड, तो हम बोलेंगे आप ये चेंज करवा लो, कोई दूसरी मेडिसिन ले लो, हम दूसरी मेडिसिन दे देंगे। यूरेट लोअरिंग थेरेपी, मतलब ये यूरेट लोअरिंग थेरेपी मतलब जो मोनोसोडियम यूरेट उसका बढ़ गया है तो उसको कम करने की जो थेरेपी है वो हम देंगे। और वो जो है ना, टारगेट सीरम यूरेट लेवल आपका 360 माइक्रोमोल पर लीटर से कम होना चाहिए या 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, ये हमारा टारगेट है, तो इस वैल्यू को याद रख लो। और ये हम कब देते हैं यूरेट लोअरिंग थेरेपी, जब रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट गाउट, मतलब बार बार साल में एक या एक से ज़्यादा एक्यूट गाउट के का अटैक लेकर आ रहा है वही सेम पेशेंट ना, तो फिर हम उसे एक तो ये इंडिकेशन हो सकती है या टोफाई जो क्रॉनिक गाउट है वो एक या एक से ज़्यादा हमें मिल रहा है तब, या नेफ्रोलिथिसिस किडनी स्टोन मिल रहे हैं हमें, या कोई एविडेंस ऑफ बोन जॉइंट डैमेज मिल रहा है, तो ये सारी इंडिकेशन है जिसमें हमने क्या स्टार्ट करवानी है, यूरेट लोअरिंग थेरेपी स्टार्ट करवानी है। ठीक है, और उसमें आपका यूरेट लोअर थेरेपी में आपका क्या आ जाती है, एलोपिरोनोल आ जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन यूरेट लोअर थेरेपी। अब इसमें बस आपने मैकेनिज्म इसका ये याद रखना है कि ये क्या करती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर होती है। अब इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर क्या करती है, क्या काम ये जो एलोपिरोनोल है ये इसको इनिबिट करती है। और इसका क्या काम था, जब इसको ये इनिबिट करेगी एलोपिरोनोल तो क्या हो जाएगी, यूरिक एसिड सिंथेसिस कम हो जाएगी। जब यूरिक एसिड सिंथेसिस कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है गाउट में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि और प्रोडक्शन से प्रिवेंट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना, साइड इफेक्ट दफ़ा पढ़ लो, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, रीनल फेलियर, स्किन रैश करवा देता है, जीआई अपसेट करवा देता है एलोप्रोनोल। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर था ना एलोप्रोनोल। अब ये स्टार्ट जो है ना ये नॉन प्यूरिन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ठीक है, नॉन प्यूरिन। और ये जो है अगर कहीं एलोप्रोनोल इंटॉलरेंस हो, क्योंकि ये रीनल फेलियर करवा सकता है ना साइड इफेक्ट एलोप्रोनोल का, तो अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट हो तो फिर हम उसमें ये देंगे, फिबोक्सोस्टेट देंगे, क्योंकि वो इंटॉलरेंस है, वो एलोप्रोनोल नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसका वो मजीद उसको वर्स कर देगा। ठीक है, और इसका याद रखना है लिवर टॉक्सिटी, रैश, आर्थ्राल्जिया कर सकता है। और उसके अलावा यूरिक एजेंट होते हैं जिसमें प्रोपिनेसिड और सल्फेन पायरोजोन होता है। ठीक है, ये सेकंड लाइन में आते हैं। अब इसमें ये क्या करता है, ये अंडर एक्सक्रीट कर देता है, और ये जो है ना यूज़ होता है फॉर अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, मतलब जो यूरिक एसिड कम एक्सक्रीट हो रहा है अगर, तो उसके लिए हम फिर ये वाली मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं ताकि यूरिक एसिड ज़्यादा एक्सक्रीट हो। ठीक है, ये इंक्रीज़ कर देता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, ताकि यूरिक एसिड ज़्यादा एक्सक्रीट हो और वो सिम्टम जो है रिलीफ मिले। और कॉन्ट्राडिक्शन, यूरिक ऑयल प्रोडक्शन, रीनल इम्पेयरमेंट, यूरोलिथिस, मेन चीज़ ये याद रखो, यूरिक एसिड जिसमें प्रोविंस और सल्फेन पायरोजोन वो क्या है, इंक्रीज कर देता है यूरिक एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। जबकि एलोप्रोनोल और फिगोस्टेट क्या करता था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये नॉन प्यूरिन होती है, और दोनों का काम क्या है कि डिक्रीज करना यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पेग्लोटिकेस क्या है, ये प्रिवेंट करता है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। बस ये याद रख लो कि जो एक्युमुलेशन हो रही है ना क्रिस्टल, उसको ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये इंट्रावेनस भी दे सकते हैं हम, और बाकी यही चीज़ है। ठीक है, ये सारे यूरेट लोअरिंग थेरेपी के में आते हैं। अच्छा, रिकरेंट गाउट क्या है, इसमें कह रहे हैं कि अगर जो है आपको मतलब एक्यूट गाउट जिस तरह से मैंने बताया, यूरेट लोअरिंग थेरेपी इंडिकेशन अबव मतलब अगर रिकरेंट गाउट हो रहा है आपको, फार्मास्यूटिकल प्रोफाइल एक्सेस आपने देना है। ठीक है, मोर 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा रिकरेंट हो रहा है तो आपने लो डोज कॉल्चिसिन देना है। ठीक है, और 50% रिडक्शन ऑफ लेयर कर दिया, एसिड लेस इफेक्टिव होती है, लो डोज स्टेरॉइड भी लेस इफेक्टिव होती है। मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ कि मैं वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, तो बस इसमें कुछ भी नहीं है ये मैंने बता दिया है कि अगर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट क्रिस्टल की डिपोजिशन हो रही है तो वो कहाँ होगी, एक सूडो गाउट से रिलेटेड है और मोस्ट कॉमन साइड आपकी नी है। ठीक है, रेस्ट एंकल भी हो सकती है, और बाकी ये डिफिकेस में जो क्रिस्टल मिलेंगे और रोम्बॉइड होंगे ऑपोजिट बास्केट। बाकी वही सारी की जॉइंट एसिड दे दो, इंट्राआर्टिकल स्टेरॉइड दे दो, कॉल्चिसिन दे दो, ताकि दोबारा वो ना हो। जिस तरह से मैंने ये बताया था ना कि कॉल्चिसिन प्रोफाइलिक्स के लिए देते हैं ताकि हमें दोबारा सेम वही कि प्रिवेंट सब अटैक्स
हो गया। अच्छा, इसमें एक दूसरा है, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं, पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी है। इसमें क्या कह रहे हैं, सेम जॉइंट एज सूडोकाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस कटल बाय क्रॉनिक पेन मॉर्निंग स्टिफनेस, सेम इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह ही होता है पायरोफॉस्फेट आर्थ्रोपैथी में। छोड़ दो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूडोरोमाटाइड आर्थराइटिस ये है कि ये सिंपल करता है रूमेटाइड आर्थराइटिस से, ठीक है। और अनलाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस ये है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर जो है ना इसमें एब्सेंट होते हैं सूडो रूमेटाइड आर्थराइटिस में। सूडो है ना फॉल्स है, फॉल्स रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो सो फॉल्स मतलब कि रूमेटाइड आर्थराइटिस से थोड़ा फॉल्स है वाले, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी सूडो में। बस खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।